अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम दूसरी टर्म के पहले हफ्ते का दूसरा लेक्चर उसके साथ प्रोसीड करते हैं। आज हमें कई सारे आर्टिकल करने हैं। मेन हेडिंग्स 3 ही हैं लेकिन आर्टिकल जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चक्कर है। ये हमारा डिस्क्लेमर है। ये 3 मेन हेडिंग्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड की, और मोशन जो है चार्ज पार्टिकल्स का। ये चीज़ें आज हमने कवर करनी यूनिफॉर्म फील्ड में। सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो है ये लफ्ज़ जो है ग्रीक लफ्ज़ सोलेनॉइडस पे, इसका मतलब होता है पाइप शेप, इसके ऊपर बेस्ड है। बेसिकली तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि जब तक करंट गुजरता है तो मैग्नेट होता है, करंट ख़त्म होता है तो मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाता है। इसका मकसद होता है कि ऐसी फील्ड पैदा करें जो कि कंट्रोल्ड है, आपकी मर्ज़ी से ऑन ऑफ हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ या मकदार जो है हमारी मर्ज़ी से कम ज़्यादा हो रही है। आम तौर पे एक कॉयल इसमें, उसको हम किसी पैक्ड हेलिक्स की फॉर्म में, टाइटली पैक्ड हेलिक्स की फॉर्म में करते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब क्या है? जैसे फिगर में दिखाया हुआ है ऐसे नहीं, बल्कि बहुत जो है करीब 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 बहुत सारी टन, बाद जो है हज़ारों टन जो है वो भी एक कॉयल में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। उसका फ़ायदा हम अभी शॉर्टली देख लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए जो है कॉयल हमने दिखाई हुई है फिगर के अंदर, इसमें ज़रा अलग अलग करके टर्न्स दिखाई हुई हैं। तो हर जो टर्न है उसमें उसके ऊपर एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे और देखेंगे उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है हर टर्न के ऊपर एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर राइट हैंड रूल जो है यूज़ करेंगे, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे आपको इस फिगर के अंदर जो दिखाई गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है हम देख रहे हैं अंदर के इलाके में, कॉयल का जो अंदर का इलाका है, अंदर के इलाके में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, स्ट्रॉन्ग है। बाहर फील्ड हैं दूर दूर हैं, इसका मतलब है कि बाहर फील्ड निस्बतन वीक है, अंदर जो है वो फील्ड निस्बतन स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और सोलेनॉइड की जो टर्म है ये इस्तेमाल की थी सबसे पहले 1823 में एम्पेयर ने, ताकि इस किस्म की हेलिकल शेप स्प्रिंग की शक्ल की जो कॉइल्स हैं जिनमें आमतौर पर लंबाई डायमीटर से बड़ी होती है उनके लिए इस्तेमाल की थी सोलेनॉइड की टर्म। कॉइल भी कह सकते हैं, सोलेनॉइड भी कह सकते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि सोलेनॉइड या कॉइल में हम जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है न्यूमेरिकली निकालें। उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक सोलेनॉइड का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। ब्लू डॉट जो है वो करंट अंदर से बाहर जा रहा है, और जो क्रॉसेज हैं वो कह रहा है कि करंट जो है वो वापस, यहाँ करंट निकल रहा है और यहाँ पे वापस जा रहा है। ये दिखा रहा है कि करंट अंदर जा रहा है। इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अंदर यूनिफॉर्म है, ग्रीन लाइन से दिखाई हुई है। और कैलकुलेशन के मकसद के लिए हम एम्पेयर लॉ यूज़ करेंगे, और एम्पेयर लॉ जब भी यूज़ होता है तो उसके लिए एक एम्पीरियन पाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वह एम्पीरियन पाथ जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। 4 सेगमेंट्स हैं इसके। L1 वाला सेगमेंट जो है सोलेनॉइड के जो अंदर है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जबकि L2 और L4 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। L3 जो है वो सेगमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, और यहाँ पे जो है सोलेनॉइड से दूर है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम होगी। 4 सेगमेंट्स हो गए L1 से L4। L2 L4 परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, L1 पैरेलल है, और L3 जो है वो एंटी पैरेलल है। तो अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करें जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो उसके से 4 ही सेगमेंट्स होंगे। आई बजाएगा 1 to 4 डमी वेरिएबल जो है, और राइट साइड पे करंट एनक्लोज जो है वो आएगा। तो सोलेनॉइड के अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है खाली इसको देखते हैं। इसकी 4 टर्म्स आ रही है इसके अंदर, बी डॉट L1, बी डॉट L2, बी L3, बी डॉट L4। तो इसमें से बी डॉट L1 जो है वो आ जाएगा BL1, इसलिए कि थीटा 0 होने का मतलब है कि cos 0 इज़ 1, तो BL1 बचेगा। जबकि BL2 और BL4 जो है ये 0 हो जाएंगे, इसलिए कि थीटा 90 cos 90 0 होता है।
जबकि बी डॉट एल थ्री किस लिए ज़ीरो है कि वहाँ तक एल थ्री तक जाते जाते ही मैग्नेटिक फील्ड जो है तकरीबन उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, एस खुसूसन एस कम्पेयर टू इनसाइड एल वन वाली जगह पे। तो करंट जो है शोन पाथ में राइट हैंड साइड की बात करें वो कितना, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, एन एल वन आई है। एन क्या चीज़ है, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब क्या है, कुल कितनी टर्न्स हैं कुल कितनी लेंथ पे। मतलब अगर फर्ज किया 100 टर्न्स हैं 1 सेंटीमीटर में, तो स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी 100 पर सेंटीमीटर। अगर हर टर्न से एक दफ़ा करंट गुजर रहा है आई, और जो सेगमेंट की लंबाई L1 फर्ज किया 6 सेंटीमीटर है, अब देखें अगर 1 सेंटीमीटर में 100 टन हैं तो 6 सेंटीमीटर में 600 हो जाएंगी, और हर टन से एक दफ़ा करंट हमारा पास कर रहा है 2 एम्पेयर, तो कुल करंट जो है वो हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू 6। उसी तरह से n टर्न डेंसिटी, L1 लेंथ ऑफ पाथ एम्पीरियन पाथ की लंबाई, और I हर टर्न में से एक दफ़ा जो करंट पास कर रहा है वो। तो कुल करंट जो है जो हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड पे NL1I। तो हमने करंट एनक्लोज की जगह लिख दिया NL1I। अब L1 लेफ्ट हैंड साइड से ये बच रही है, राइट हैंड साइड ये बच रही है। अब देखें यहाँ BL1 बराबर आ रहा है म्यू नॉट NL1I के। L1 दोनों साइड पे जा रहा है क्योंकि कॉमन है, कट जाएगा, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो यहाँ पे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, परमिएबिलिटी के पर। अच्छी परमिएबिलिटी वाला मटेरियल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, जैसे आयरन है, आयरन जो है उसकी परमिएबिलिटी जो है वो होगी 700 से लेके 1000 तक। तो 700 से 1000 गुना तक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आप आयरन का कोर इस्तेमाल करें। फिर टर्न डेंसिटी है, टर्न डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होगी। और आखिरी चीज़ है करंट, करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन करंट बढ़ा के मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना जो है ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए कि करंट के साथ आपको पता है कि हीट भी होती है, हीट की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाती है। तो बहर सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट NI, यही हमारा पर्पस था। आगे चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंट्रोलेबल है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे इख्तियार में है, और सबसे बड़ी बात कि उसको ऑन और ऑफ हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जब सहूलत हो ऑफ़ कर दें, जब चाहे ऑन कर दें। ये भी एप्लीकेशन में देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है। पहली एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो है क्रेन। क्रेन जो है बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करती है, जिससे मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जैसा कि इवन गाड़ियाँ तक उठा लेती है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हैवी मेटल दिखाया है, इस साइड पे आपको हैवी पाइप्स नज़र आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन जो है फैक्ट्री के अंदर लिफ्ट करके ले जा रही है। और ये दो इमेजेस हैं, देखें क्रेन के अंदर जो है वो इवन गाड़ी भी लिफ्ट कर सकते हैं, ज़ाहिर जनरेटर चाहिए हमें ताकि करंट जनरेट करे। और बिल्कुल ये जो है फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ मैंने दिखाया है पॉसिबल प्रोजेक्ट है जो कि आप बना सकते हैं इसको इस्तेमाल करके क्रेन के इसी कॉन्सेप्ट को। ये आपको सादा सा पुलिस का अरेंजमेंट नज़र आ रहा है, ये रॉड्स हैं, इसकी मदद से ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट नज़र आ रहा है, जैसे हॉर्सशू आपने मेटल ले लिया और उसके ऊपर तार लपेट दी तो ये चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इसकी मदद से आप ऑन ऑफ करके चीज़ों को जो है उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सजेशन है ये मेरी। अच्छा तो आगे चलते हैं, लॉक्स हो गए हमारे। अब तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन है डोर बेल। डोर बेल जो है ये अब तो आपने शायद देखी ना हो, बेसिकली पुराने ज़माने में इस तरह की रिवाज में थी, आम थी। तो ये डोर बेल बाहर से दिखाया हुआ है, ये अंदर उसका मैकेनिज़्म दिखाया हुआ है। आप जब यहाँ बेल बजाते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट ये मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। ये हैमर वाली असेंबली को अपनी तरफ खींचता है, जब हैमर नीचे जाता है तो साथ में इस बेल से टकराता है तो आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही ये हैमर आगे जाता है तो इसका इस जगह से कांटेक्ट जो है वो टूट जाता है, सर्किट टूट जाता है। सर्किट टूटने की वजह से करंट रुक जाता है और मैग्नेटिज्म लूज़ कर जाता है। ये कॉइल मैग्नेटिज्म लूज़ करता है तो ये इलास्टिसिटी की वजह से जो है बेल वापस आ जाती है। तो जैसे ही वापस आती है तो सर्किट फिर जुड़ जाता है, यहाँ पे फिर पर करंट होता है
और मैग्नेटिज्म फिर खींचती है। इस तरह से मैग्नेटिज्म खींच रहा है और सर्किट का टूटना वापस ला रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दफ़ा, तकरीबन 100 दफ़ा, 50 से 100 दफ़ा एक सेकंड में जाके हैमर स्ट्राइक करता था बेल को। लिहाजा हमारे पास इस तरह से एसी करंट की मदद से बड़ी श्रिल आवाज़ पैदा होती थी। बहुत, अब लोग इसको पसंद नहीं करते इतनी श्रिल आवाज़, तो म्यूज़िकल डोरबेल्स आ गई, जैसा कि आपको पता ही है। अच्छा, अब हमारा अगला आर्टिकल है, मोशन है चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो v वेलोसिटी से, तो वो जो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो किस वजह से होती है पैदा, इसलिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने बाहर से अप्लाई की हुई है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तार के करंट की वजह से, जैसा कि हमने एम्पेयर लॉ में देखा हुआ है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन से ये पैदा होता है। लेकिन कन्वीनियंटली यहाँ पे हमने ड्राइव नहीं करना है, एक्सप्रेशन से यूज़ करना है। क्यू चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में अगर चल रहा है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल F फोर्स। मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, जबकि थीटा एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। लेकिन मज़े की बात है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे होनी चाहिए, तो राइट एंगल पे ही होती है, तो जो कि ऐसा कि क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत है। तो ये मैंने दिखाया हुआ है, बुक में जिक्र है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा आसान लगता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। क्रॉस प्रोडक्ट में पता है कि अगर पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ दाएं हाथ की उंगलियां कर्ल करें, तो थंब पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो कि यहाँ पे फोर्स है। तो अच्छा है कि जितने क्रॉस प्रोडक्ट हैं उनकी डायरेक्शन हम इस राइट हैंड रूल से भी आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर चार्ज पार्टिकल को हम जो है प्रोजेक्ट करें मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब फेंकें मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल जो है वो उसको किसी वेलोसिटी से एक्सीलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में फेंकें, जबकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से राइट एंगल पे हों, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, वो घूमना शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए कि वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स लग रही है वो लग रही है इनवर्ड, जैसा कि दिखाया हुआ है। ये फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये उसकी डायरेक्शन से बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी। तो हर जगह पे क्योंकि फोर्स लग रही है, इसलिए हर जगह पे डायरेक्शन बदल रही है। रिजल्टेंट क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूमना शुरू हो जाता है, यानी जायरेट करना शुरू हो जाता है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि मुसलसल डायरेक्शन चेंज कर रही है, करते करते सर्कल बन गया, जायरेशन शुरू हो गई। तो जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, तो ज़रूर वो ये सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंस करता है। और लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किसी और एंगल से जाए 90 के अलावा, 0 से बड़ा एंगल हो 90 से छोटा हो, तो फिर क्या होगा कि जब चार्ज पार्टिकल का जो है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, हम हमेशा एक कंपोनेंट इसका निकाल सकते हैं v cos थीटा। इस कंपोनेंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगेगी, तो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल इनर्शिया की वजह से चलेगा। लेकिन जो कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इस कंपोनेंट की वजह से जो है चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड पे नीचे वाली फिगर में दिखाया हुआ है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो उसको कह रहा है ऊपर धक्का दे रहा है, और जो परपेंडिकुलर है वो उसको कह रहा है कि आप सर्कल में घूमें। नतीजा ये होता है कि आप जो है हेलिकल पाथ जो है वो चार्ज पार्टिकल फॉलो करना शुरू हो जाता है, हेलिक्स की शक्ल में घूमना शुरू हो जाता है, स्पायरल करना शुरू हो जाता है। ये यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ। तो ये मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े इसके बेशुमार यूजेस हैं। एक जैसे कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि चार्ज पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर ही रहे, रिएक्टर की बॉडी के अंदर रहे। अच्छा, अब इसी से मुताल्लिक़ जो है वो हमारे पास है साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। ये किस फ्रिक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, पिछली स्लाइड में दिखाया था सर्कुलर मोशन, उसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है। ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है।
इसलिए कि जब भी हमें पता है कि कोई चीज़ घूमती है सर्कुलर मोशन तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आ रही है, मैग्नेटिज्म से आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है कि इट इज़ क्यू वी बी, और थीटा 90 है तो साइन 90 नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और मैट्रिक में भी कि एम वी स्क्वायर ओवर आर है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है, मैग्नेटिज्म से आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स से आ रही है, दोनों को इक्वेट किया हमने। अब आप यहाँ देखेंगे हमने एक वेलोसिटी यहाँ कट जाएगी, v फर्स्ट ईयर से हमें पता है आर ओमेगा होता है, आर सर्कल का रेडियस है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो v को आर ओमेगा डाला, एक v काट दिया, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो ये है, आप बेशक करके देख लें। m ओमेगा बराबर है क्यू बी के, और ओमेगा यहाँ से आ रहा है बराबर क्यू बी बाई एम के, यानी कि ऑब्वियसली ये है आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिससे घूम रहा है। यहाँ से लीनियर फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी हो तो हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2πf के। ये सब जो है ये फर्स्ट ईयर की नॉलेज है। ओमेगा 2πf होता है, यहाँ से f निकल आया, यानी लीनियर फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी से कितने चक्कर पर सेकंड जो है वो चार्ज पार्टिकल लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। ये डिपेंड करता नज़र आ रहा है उसके मास पे, चार्ज पार्टिकल चार्ज की वैल्यू पे और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ के ऊपर। और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमें पता है कि टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/qb। ये वो टाइम है जिसमें एक चक्कर पूरा करेगा चार्ज पार्टिकल जब वो जायरेट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। टाइम पीरियड आ रहा है = 2πm/qb। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ हमने निकालना है चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन घुसता है मैग्नेटिक फील्ड में जो परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता है कि वो घूमना शुरू हो जाता है। जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो है EVB, जो फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लग रही है वो है EVB। और यहाँ पे क्योंकि जायरेटरी मोशन में फोर्स इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा इस मैग्नेटिक फोर्स को हम इक्वेट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से, जैसे पहले भी किया था, mv²/r से। वेलोसिटी कट जाएगी और मास को इधर ले जाएंगे नीचे लेफ्ट साइड पे, और v और b को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। चार्ज टू मास रेशो आ जाएगी v/br। यानी कि अगर राइट हैंड साइड की चीज़ें पता हो हमें, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और रेडियस, तो हम E/m यानी चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की या किसी और चार्ज पार्टिकल की निकाल सकते हैं। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना आसान है कि आप उसको जो है मैग्नेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर की तरह, आप उससे निकाल सकते हैं। अगर हमें करंट वगैरह पता है तो हम फार्मूले इस्तेमाल करके भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन रेडियस के लिए जो है आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो मैंने दिखाया हुआ अगली स्लाइड पे। ये राइट साइड पे जो है विल्सन क्लाउड चैम्बर है। इलेक्ट्रॉन्स को इसमें दिखाया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो जो पर्पल लाइट जनरेट कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने येलो कर दिया, पर्पल लाइट जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कल नज़र आ रहा है, इस सर्कल का आप डायमीटर ले लें, यहाँ से सर्कल का रेडियस निकल सकता है। तो ये वो रेडियस है जो कि हमें पीछे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करना। और आखिरी चीज़ जो रह गई है फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पे वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये बात पता है कि जो है चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी एक्वायर करता है मैग्नेटिक फील्ड में घुसने से पहले, वो कैसे आती है। आमतौर पे चार्ज पार्टिकल को दो प्लेट्स के दरमियान एक्सीलरेट करते हैं और चार्ज पार्टिकल जो है वो बाहर निकलता है किसी ख़ास रफ्तार से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे अगर पत्थर को फेंकें नीचे की तरफ तो जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे आते आते कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की एक्सीलरेट करते हुए, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, EV से। तो आपके पास E/m जो है v की वैल्यू आ रही है 2eV/m। यहाँ ये वेलोसिटी आ गई, लेकिन आप देखें वेलोसिटी के अपने अंदर E/m मौजूद है,
इसको हम जो है एक्सप्रेशन में डालेंगे। तो जो एक्सप्रेशन था ई बाय एम बराबर है वी ओवर बी आर, ये सारी वेलोसिटी की वैल्यू है। वेलोसिटी की वैल्यू डाली और स्क्वायर किया दोनों साइड पे, तो एक ई बाय एम कट जाएगा और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चार्ज टू मास रेशो होती है 2v बाय बी स्क्वायर आर स्क्वायर। बी भी हमें पता है इंस्ट्रूमेंट से, आर हमें पता है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर या किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं। कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, स्मॉल वी जो है वेलोसिटी के लिए था। तो चार्ज टू मास रेशो जो है आराम से इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की निकाल ली। अच्छा, इसकी आखिरी एप्लीकेशन है पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये बड़े मज़े की और आसान सी चीज़ है। अगर चार्ज पार्टिकल की एक बीम आप फेंकें किसी इलाके में, बीम मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, ज़ाहिर है कि उनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होंगी। तो कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसे होंगे जिनके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्योंकि बराबर है, तो वो मतलब एक ख़ास वैल्यू है, तो उसमें बाज़ चार्ज पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि सीधा निकल जाएंगे। जब आप ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस प्लस माइनस नज़र आ रहे हैं। तो बाज़ चार्ज पार्टिकल जो है अपनी वेलोसिटी के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बाज़ चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। बाज़ चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करेंगे तो वो वेलोसिटी निकल आएगी जिस पर चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रहा है, v बराबर आ रहा है इक्वल टू ई बाय सी के। ये वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके लिए हम जो है चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। तो आप ई और बी की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। इस तो पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर से आप अपनी मर्जी के चार्ज पार्टिकल्स अपनी मर्जी के वेलोसिटी वाले चूज कर सकते हैं जिनको आगे किसी भी ख़ास काम के अंदर लाना। ये था गाइस आज का लेक्चर। काम आज का आसान सा है और अपने एमसीक्यूज करने हैं 4th और 9 से लेके 12 तक। कॉन्सेप्चुअल सवाल जो हैं ये 5-6 हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 और 12। कॉम्प्रिहेंसिव सवाल ये 4 करने हैं, 2, 3, 4, 6। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 2 से लेके 6 तक अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि खुद करने की कोशिश करें, हालांकि नेट पे बेशक सबका सोल्यूशन मौजूद है। तो अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।